नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रही हैं। हम ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कल को आपके इनकम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक्सपेंसेस को या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपडेट्स अगर आपको रोज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। शुरुआत करूँगा आज के पहले आर्टिकल से। आज ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं, आज मुझे 2-3 ही, इसे बस पढ़ने के बाद भी सिर्फ़ 3 ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मिले हैं। So uh, we have to settle with three news today, but this is the gist of this video कि आपको सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ के सिर्फ 3 आर्टिकल्स निकाल पाया हूँ जो मुझे रियली लगा कि समझने लायक हैं और कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये। सो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर आप ये वीडियोज़ रोज़ देखेंगे रादर देन जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो सबसे पहला आर्टिकल कह रहा है इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और कल भी हमने डिस्कस किया था शायद, थोड़ा बहुत ही, लेकिन पूरा आर्टिकल नहीं था। बट अगर आप देखोगे तो जितने भी मेजर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं पूरी दुनिया में, एस-एन-पी की बात करूँ मैं और क्रिसिल की इंडिया में बात करूँ, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ चलो, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही रेज़िलिएंट रहने वाली है। इवन दो वॉर्स हो रहे हैं, रशिया-यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या जो भी हो सकता है, या टैरिफ अभी 90 दिन का टाइम दिया था ट्रम्प ने, हम 90 दिन में कुछ नहीं होगा तो वो टैरिफ्स लग जाएँगे फिर से 25, 50, 100%। तब भी इवन इस केस में भी इंडिया इज़ वेरी रेज़िलिएंट। ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, इनकी ये एक्सपेक्टेशंस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, ये इंडिया को इस टाइम पे काफ़ी फ़र्मली होल्ड करके चल रहा है। एक चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल कंडीशंस भी चैलेंजिंग है, एंड ये काफ़ी कंड्यूसिव है कि फैसिलिटेट कर पाए एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स टू क्रेडिट मार्केट। तो यहाँ पे ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि इंटरेस्ट रेट कट किए गए इंडिया में, ठीक है? और काफ़ी सालों बाद कट हुआ है ये, क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में आ गया, ठीक है? प्राइसेज़ जो थे, महँगाई को हम कंट्रोल कर पाए जिसकी वज़ह से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, और आगे ये जो रेज़िलियंसी इसलिए इकोनॉमी में बनी रहेगी क्योंकि अब क्रेडिट सस्ता होगा, कंज़म्पशन वग़ैरह हमारा जो डोमेस्टिक कंज़म्पशन है वो और बढ़िया होगा। जो रेट सेट करने वाला पैनल है सेंट्रल बैंक का, उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है ओवरऑल। अभी तक 5.5% पर आ चुका है ये इन क्विक सक्सेशन बिटवीन फरवरी से जून के बीच में। और 100 बेसिस पॉइंट कट किया है बैंक के कैश रिजर्व रेशियो में, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट में, जो फेजेस में इंप्लीमेंट होगा, स्टार्ट होगा 6 सितंबर से। और इससे क्या होगा? सीआरआर से मार्केट में ढेर सारा पैसा आ जाएगा, मतलब लिक्विडिटी हम बोलते हैं जिसे। तो रेपो रेट कट करने से क्या हुआ? आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, लेकिन मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा नहीं है, तो हम लोन में लेंगे क्या? राइट? लोन सस्ते हैं, लेकिन लोन मिल नहीं रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो लोन मिलने के लिए क्या किया इन्होंने? सीआरआर। तो इससे बैंक्स के पास काफ़ी सारा पैसा आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। अब पैसा सस्ता भी हो गया है, पहले से जो तो पहले 8% का था, अब 7% का ब्याज दर है, पैसा सस्ता हो गया। साथ में पैसा अब अबंडेंस में आ भी गया। तो ट्रांसमिशन होगा इससे मॉनेटरी पॉलिसी का टू क्रेडिट मार्केट, इस रिपोर्ट में नोट किया गया है। और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस ना बहुत बढ़िया रहने वाली है कि रेट कट्स ट्रांसमिट हो जाए टू क्रेडिट मार्केट। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया था थ्रू फरवरी और अप्रैल, और जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट है फ्रेश और आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स में, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, वो भी डिक्लाइन हुआ है बाय 6 टू 17 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे बात अ, जब की गई इकोनॉमी की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है इस टाइम पे? हमारे मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, उसके सेंट्रल बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और यहाँ पे आरबीआई ने बहुत अच्छे से प्ले किया है अपना रोल, हम ये कह सकते हैं, पिछले कुछ सालों में। तो रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग एवरेज बैंक क्रेडिट ग्रोथ में, और टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डीएक्सेलरेट हुआ है अप्रैल में, नोटेबली एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर में, एंड जो नॉन बैंक सोर्सेज हैं क्रेडिट के, वहां पर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इनफ्लोज। एंड जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो मॉडरेट हुआ है टू 9.9%, एंड पहले कितना था? 16.2%। तो यहाँ पे वीकर मोमेंटम देखा गया था क्योंकि फेवरेबल बेस इफेक्ट यहाँ पे नहीं है इनके लिए, अनफेवरेबल बेस इफेक्ट है। दैट मीन्स मैं एग्जांपल दे चुका हूँ फेवरेबल अनफेवरेबल बेस इफेक्ट क्या होता है, कि कई बार अगर आप 90% वाले लोग हैं जो 90% ला रहे हैं, तो आप अगर 95% लाते हैं, इट्स अ बिग लीप, राइट? लेकिन अगर आप 50% ला रहे थे और 55% लाए हो, तो इट्स नॉट अ बिग लीप, राइट? तो बेस इफेक्ट आपको देखना है कि जो 50% ला रहा है वो अगर 80% ले आए एकदम से, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन
फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट भी तो है, उसकी शुरुआत 50 से हुई है, लेकिन 90 पे आने के बाद क्या ग्रोथ हो सकता है 100% का? नहीं हो सकता, राइट? तो बेस इफ़ेक्ट ये इस तरीके से काम कर जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, यहाँ पे 2 शॉक्स मिले हैं ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ के और एक स्पाइक है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का। तो जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए गए हैं रिपोर्ट में आर दोज़ ऑफ ऑथर्स नॉट सेंट्रल बैंक तो यहाँ पे ये जो व्यूज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सेंट्रल बैंक के नहीं है। ये जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो ये बुलेटिन आई है मंथली, इनकी है, ना कि आरबीआई की ऑफिशियल स्टेट है ये। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है नेट नेट एफडीआई इन्फ्लोज़ का। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और ये हो चुका है $3.9 बिलियन। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्फ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़ है, वो इम्प्रूव हुआ है एंड $3.9 बिलियन पर आ गया है अप्रैल में फ्रॉम 1.9 बिलियन लास्ट ईयर। प्राइमरली ड्यू टू मॉडरेशन इन रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल जो ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई है इट इज स्टूड एट $8.8 बिलियन in April 2025, higher than $5.9 billion in March 2025 and $7.2 billion in April according to RBI। तो ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई जो नेट नेट इंडिया में आया वो $8.8 बिलियन था अप्रैल 25 में और 5.9 बिलियन था मार्च 2025 में 1 महीना पहले और 7.2 बिलियन डॉलर्स है अप्रैल 2024 में। तो आप ये देखो कि पिछले साल का जो महीना था अप्रैल से वहाँ से भी अच्छी ग्रोथ हुई है। पिछला महीना जो मार्च हुआ है उससे भी ज़्यादा एफडीआई हमारे को रिसीव हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऐसे टाइम पर आ रहा है जब दुनिया में कितना टर्मोइल है आप देखो। इस टाइम पे कॉम्पिटिशन हमारा यूएस से है। ट्रम्प कह रहे हैं कि सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस में आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूएस में आना चाहिए। ठीक है? ये लड़ाई है इस टाइम पे। और इंडिया ऐसे टाइम पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पा रहा है व्हिच इज़ अ गुड साइन। मैं कहूँगा इनवर्ड अच्छा साइन है ये। इसके अलावा आप ये देखो कि काफ़ी सारे शॉक्स भी हैं पूरी दुनिया में बट एवरीबॉडी नोज़ कि क्योंकि इंडिया मच स्टेबल है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़, ये रीज़न हो सकता है कि इतने सारे टर्मोइल और केओस के बाद भी इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो स ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा एक गुड न्यूज़ है स्पेशली जब अमेरिकन पॉलिसीज़ कंप्लीटली चेंज हो गई है जो बाइडेन के जाने के बाद, जब डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं उसके बाद। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल जो था बुलेटिन में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और बिज़नेस सर्विसेज़ की बात की गई कि ये नियरली हाल्फ ऑफ जो ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लोज़ हैं, ठीक है? वो किसमें जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग और बिज़नेस सर्विसेज़ में। एंड सेंट्रल बैंक इन्होंने मेंटेन किया है कि जो हाई ग्रॉस एफडीआई है, वो इंडिकेट करता है कि इंडिया एक अट्रैक्टिव एफडीआई डेस्टिनेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है। और कंपैरेटिव बेसिस पे कोई ऐसी कंट्री है नहीं इस टाइम पे जो इतना ग्रोथ रेट अचीव कर पा रही है जितना इंडिया कर पा रहा है। जो स्केल ऑफ रिपैट्रिएशन डाइवेस्टमेंट है वो मॉडरेट हुआ है टू 1.7 बिलियन डॉलर्स। तो अब ऐसा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन जो 10 साल पहले आया था वो अब जाएगा भी तो वो प्रॉफिट्स को लेके भी तो जाएँगे। तो रिपैट्रिएशन हो गया ये और ये मॉडरेट हुआ है टू 1.7 बिलियन डॉलर्स इन अप्रैल 2025 फ्रॉम 4.1 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर। जो रिपैट्रिएशन और डाइवेस्टमेंट है वो बढ़ा है टू 51.4 बिलियन डॉलर्स इन एफवाई 25 फ्रॉम 44। तो ये एक मैच्योर मार्केट होने का साइन है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं स्मूथली। आरबीआई का ये कहना है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आया था, वो कभी न कभी तो जाएगा वापस। उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए, वो कैपिटल को लेके भी जाएँगे वापस। तो ये जब वापस लेकर जा पा रहे हैं, इसका मतलब कि मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है, एक मैच्योर मार्केट इंडिया बन चुका है, जहाँ से पैसा लाना आसान है और ले जाना भी आसान है, ले जाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन जो आउटवर्ड एफडीआई है इंडिया से, वो मूव हुआ है शार्पली फ्रॉम $3.2 बिलियन इन अप्रैल 2025 टू $1.2 बिलियन इन अप्रैल 2024। टॉप सेक्टर्स कौन से रहे हैं जहाँ से एफडीआई गया है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बिज़नेस सर्विसेज़ और मेजर डेस्टिनेशंस कौन-कौन से रहे हैं? सिंगापुर, मॉरिशस एंड जर्मनी। बात करेंगे अगले आर्टिकल की फॉर अवेलिंग ज़ीरो ड्यूटी बेनिफिट्स। इंडिया यूके एफटीए टू इंक्लूड को-इक्वल ओरिजिन प्रोविज़न। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट यूके और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुका है एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है को इक्वल रूल और प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओरिजिन नॉर्म्स। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा स्पेसिफिक गुड्स को। तो ये रूल करेगा क्या? ये रूल अलाउ करता है किसी भी प्रोड्यूसर को, जो इंसान इस एक गुड है, एक प्रोडक्ट को बना रहा है, वो अगर मीट करेगा क्राइटेरिया ऑफ ओरिजिन तो उसे एफटीए के अंदर वो बेनिफिट्स क्लेम कर पाएगा, टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, टैरिफ्स वगैरह हैं वो उनको माफ रहेंगे।
जो ओरिजिन रूल्स हैं वो वाइटल होते हैं कि कोई सर्कमवेंशन तो नहीं हो रहा है। अब ये रूल क्यों लाया गया? क्योंकि चाइना पर जब कोई भी कंट्री कहती है हम 50% टैक्स लगा रहे हैं, तो चाइना की इंडस्ट्रीज़ वियतनाम में बगल में वियतनाम छोटा-सा आइलैंड है, वहाँ गए, वहाँ प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दिया, वहाँ से अब चाइनीज़ गुड्स भेज रहे हैं उन कंट्रीज़ को। तो क्या हो गया? वो बस वियतनाम में आके असेंबल हुए हैं या फिर वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हर चीज़ जब बनी है वो कि और प्रॉफिट्स जो हैं वो किसको जा रहे हैं? चाइनीज़ कॉर्पोरेशंस को। तो इसको डिसअलाउ करने के लिए ये रूल बनाया गया है, रूल ऑफ ओरिजिन। तो ये वाइटल है कि ऐसा ना हो कि चाइनीज़ गुड्स इंडिया में आएँ और फिर इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर दे यूएस में, यूके में। तो इंडिया का जो एफटीए है यूके के साथ ये डिफरेंट है अर्लियर ट्रेड एग्रीमेंट से जो सिंपल रूल ऑफ ओरिजिन होता था, जहाँ पे होली ऑब्टेन्ड क्राइटेरियन यूज़ करते थे ट्रेड पार्टनर के साथ। और वैल्यू एडेड नॉर्म्स या चेंजेस इन टैरिफ जो है हेडिंग पैरामीटर जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थे प्रोडक्ट के, उसकी वजह से क्या होता था, चेंज होता था उसके ड्यूटी क्लासिफिकेशन में। लेकिन अब इसका एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न आया है, क्योंकि हम यहाँ पे यही सीखते हैं कि हमने जो भी पहले रूल्स बनाए थे लेट्स से चाइना को काउंटर करने के लिए, उसको चावना चाइना ने कैसे उसे ब्रेक किया, काउंटर किया, राइट? उसमें कैसे लूप होल्स निकाले और फिर उसका एक बेटर वर्ज़न हम लोग बनाएँगे जो कुछ साल तक चलेगा। फिर वो उसका कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही लेंगे हमें लगता है। बट स्टिल यूके यहाँ पे यही चाहता है कि वो किसी भी तरीके से ये ना हो कि चाइनीज़ गुड्स सर्कमवेंट करके यूके आ जाएँ, किसी और दूसरी कंट्री की गुड्स इंडिया के थ्रू यूके आएँ और इंडिया भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है किसी भी 2 कंट्री के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।